नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर तबस्सुम अलवी के साथ डिप्रेशन के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, अब बात सुसाइड पर भी गई थी, और सुसाइड क्योंकि इसको एंड रिज़ल्ट कहा जा सकता है डिप्रेशन का, इस मुनासबत से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो लोग जो सुसाइड करते हैं उससे पहले कोई ऐसे इशारे होते हैं जिनको समझ कर उनके अजीज़ व अकारिब इस अमल को होने से रोक सकें? जो लोग सुसाइड करते हैं वो इस अमल को करने से पहले कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करते हैं या कहते हैं जिससे लोग सेंसिटाइज अगर हों तो बहुत चांसेस हैं कि वो इस चीज़ को समझ सकें। जैसे विल तैयार कराना शुरू कर देते हैं लोग जी। फिर उसके अलावा वो कभी कहते हैं कि हमें तो ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, ज़िंदगी बेकार लगती है, ये ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, या मेरा दिल करता है कि मैं कुछ कर लूँ। ये वो टाइम होता है जब वो मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। उनको आखिर तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई उम्मीद ज़रूर होती है कि कहीं हमें कोई बचा लेगा। लेकिन अगर वो लोग इन इशारों को समझें या इस चीज़ को सीरियसली लें तो बहुत चांसेस हैं कि वो चीज़ें जमा करना शुरू कर देते हैं। ऐसी चीज़ें, दवाइयाँ जमा करनी शुरू कर दी, या कोई ऐसी रस्सी है या जगह है कोई ऐसी जहाँ पर वो ये करना शुरू कर दें या ड्रग्स लेना शुरू कर दें। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि या मेरे ख्याल से तवज्जो तभी से देनी शुरू कर देनी चाहिए जब एक आम आदमी जो कि एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हो अचानक अपनी ज़िंदगी से कटना शुरू हो जाए और तनहा रहना शुरू कर दे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से एक और चीज़ जो मैंने देखी थी, कंपैरिजन अगर किया जाए सुसाइड्स का, तो हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं और वेस्ट के बड़े डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं। यूजुअली वहाँ पर ओल्ड एज के अंदर सुसाइड मिलती है, टर्मिनल इलनेसेस के साथ उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। हमारे यहाँ सुसाइड मिलती है यंग एज में, जो कि कॉलेज की कह सकते हैं आप, या टीनेज या एडोलेसेंस की जो एज होती है उसके अंदर सुसाइड का रेशो ज़्यादा है हमारे पूरे ख़त्ते में, बड़े सग़ीर में, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इस मुनासबत से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये वेरिएशन, ये इसके ऊपर हमारा जो कल्चर होता है, हमारी सोसाइटी होती है, इसका भी कोई इम्पैक्ट होता है? देखिए, बात ये कि पहली तो रिसर्च के बारे में मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ उस तरह की रिसर्चेस हैं ही नहीं जिस तरह वेस्ट में हुई हुई हैं। उन्होंने ओल्ड एज को या एडोलेसेंस को लेके जिस तरीके से रिसर्चेस की हुई हैं, हमारे यहाँ इतनी गुर्बत है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि अगर हकीकतन हम कोई स्टैटिस्टिक्स पे काम करें तो मेरा ख़्याल है कि वो फिगर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। हम उस लेवल पे पहुंच चुके होंगे जिस लेवल पे दुनिया ने अभी पहुंचना है जी। तो अगर हम हकीकत में इस चीज़ को देखें। लेकिन हमारे यहाँ तो इंसान की वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू ही नहीं है। वो गुर्बत में पिस रहे हैं, मिट रहे हैं, नौकरी पे भी जा रहे हैं तो जितना उनको पीसा जा सकता है उनको पीसा जा रहा है, घर में जा रहे हैं तो घर वाले पूरी तरीके से वो कर रहे होते हैं। मतलब ये एक चीज़, एक ट्रेंड है हमारे यहाँ, हमारा कल्चर ही इस तरह से। फिर बीमारियों ने इतना घेरा हुआ होता है कि वो बीमारियों की वजह से मज़ीद डिप्रेशन हो रहा होता है। तो वो तो इतनी ज़्यादा क्योस है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि बच्चों, यंग लोगों में की जाती हैं, तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं जो ज़्यादा होते हैं। जी। सुसाइडल अटेम्प्ट्स और सुसाइड में बहुत फ़र्क है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जी। ठीक है, अगर सुसाइडल अटेम्प्ट्स करें तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इंटेंशन है कि वो अपने आप को ख़त्म कर लें। सुसाइडल अटेम्प्ट्स के डिफरेंट रीजंस होते हैं। बात मनवाना भी एक रीज़न बात मनवाना भी एक रीज़न होता है कि अपनी मेरी बात नहीं मानी है तो मैंने गोलियां खा ली। अमूमन ख़वातीन कर रही होती हैं, या पसंदीदगी में जो है वो कोई रिश्ता टूट गया है तो गोलियां खा ली, या अपने आप को काट लिया और इमरजेंसीज में पहुंच गए। तो उसके पीछे सुसाइड करना रीज़न नहीं होती, या अपने आप को तकलीफ़ दे के लोग खुश हो रहे होते हैं, या ये दुख का इजहार का बाज़ लोगों का तरीका होता है। लेकिन ये पर्सनालिटी के इश्यूज़ के अंदर आ जाती हैं, या सिवियर स्ट्रेस के अंदर लोग ये कदम उठा लेते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। और सुसाइड का होना एक अलग चीज़ है, कंप्लीट सुसाइड का होना एक अलग चीज़ है। ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है, जबकि सुसाइडल अटेम्प्ट जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा, मेल में कॉमन होती हैं, और अमूमन यंग एज के अंदर लोग करते हैं। एक यंग एज में कॉमन होती हैं और फिर एक ओल्ड एज में। अब ओल्ड एज में होता क्या है कि अपने आप को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं लोग। दवाई नहीं खा रहे, ख्याल नहीं कर रहे, इलाज नहीं कर रहे, बस ठीक है चलने दो जैसे चल रहा है, अब कुछ रह गया थोड़ा वक्त तो गुजार ही जाएगा। एक्चुअली ये निगलेक्ट जो है वो एक सिम्टम है इस चीज़ का कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ज़िंदगी से उनको एक दूरी पैदा हो जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं उसी के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ तो इस चीज़ को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता कि ये एक हिस्सा है इस चीज़ का। जब वो अपना ख्याल करना छोड़ देते हैं और उन चीज़ों को अहमियत नहीं दे रहे होते जिनको देनी चाहिए, तो वो अपनी ज़िंदगी से बेजार हो चुके होते हैं। उनको ज़िंदा रहने का कोई अंदर रमक बाकी नहीं होती, जिसे कहते हैं डेथ इंस्टिंक्ट उनकी स्ट्रांग होती है।
अशरफ साहब, बदकिस्मती से हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर लोग बेरोज़गारी की वजह से भी सुसाइड करते हैं। न सिर्फ सुसाइड करते हैं बल्कि मास लेवल पर सुसाइड होती है जिसमें फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो क्या इज्तिमाई तौर पर भी हमें इक़दाम करने की ज़रूरत है कि ये अनस्टेबिलिटी जो है या अनसेटिस्फैक्शन जो है लाइफ के अंदर आ चुकी है, इसको तब्दील किया जाए? देखिए, करने की तो बहुत ज़रूरत है और हर लेवल पे ज़रूरत है। ये जो चीज़ है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है और पॉवर्टी है, गुर्बत है, ये इसके ऊपर हम किसी हद तक अगर काबू पा लें तो बहुत चांसेस हैं कि हमारी जब माशरती ज़िंदगी में बहाली आए तो बहुत चांसेस हैं कि लोगों को वैसे प्रेशर्स कम हो और ये डिप्रेशन कम हो और सुसाइड कम हो जाए। क्योंकि ये तो उसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इन रिस्क फैक्टर्स को अगर हम कट डाउन कर सकें तो बहुत चांसेस हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। अच्छा, नेशनल लेवल पर हमारा एक मिजाज भी है जो कि इंटॉलरेंस, जिसके लिए मैं बेहतरीन वर्ड अभी समझ सकता हूँ कि हम लोग टॉलरेंट नहीं होते और किसी भी और कौम से कंपेयर किया जाए तो उनके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त हमसे ज़्यादा ही मिलेगी। क्या ये भी इस तरफ एक इशारा करता है कि ये एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है जो कि आगे चलकर डिप्रेशन की तरफ ले जाए? एंग्जाइटी की वजह से तो टॉलरेंस कम हो जाती है। हर वक्त परेशान रह के वो इतना लेवल जो है वो हाई हो चुका होता है कि ज़रा सी बात भी जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही होती है, हालांकि बात कोई बड़ी नहीं होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्राइविंग में नज़र आता है। बर्दाश्त ही नहीं कर रहे होते हम जी। और चीज़। अच्छा डॉक्टर साहबा, इंसान को अपने तौर पर क्या इक़दाम करने चाहिए इंडिविजुअली कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करे और कब इलाज के लिए रुजू करना चाहिए? देखिए, जब ज़िंदगी में तब्दीली महसूस होने लगे और लगे कि ज़िंदगी वैसे नहीं है जैसे पहले थी और ज़िंदगी में वो मज़ा, वो खुशी नहीं है या वो कुछ हम नहीं कर पा रहे जो हम करना चाहते हैं, चाहने के बावजूद हम उठने की कोशिश करते हैं, बिस्तर से निकलने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पा रहे, नींद ख़राब हो रही है, भूख ख़राब हो रही है, बात बात पे रोना आ रहा है और बिला वजह का रोना आ रहा है और इरिटेबिलिटी हो रही है, तो ये ऐसी लम्हे होते हैं कि मुस्तकिल अगर ये चीज़ें चल रही हों और तो ना बेहतर हो रही हों तो ज़रूर अपनी असेसमेंट करानी चाहिए। इसका पागलपन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये एक आम सी बीमारी है, जैसे फ्लू हो जाता है किसी को, आप यकीन करें ये ऐसे ही है जैसे कॉमन कोल्ड है। इसका इलाज थोड़ा तवील है। इसका इलाज थोड़ा तवील है लेकिन इतना भी तवील नहीं है। अब फ्लू का तो चले आपने हफ्ता इलाज किया, इसका कुछ महीनों इलाज करना पड़ता है, लेकिन ये ठीक हो जाती हैं चीज़ें बिल्कुल। कितने अरसे तक? 3 से 6 महीने तक इलाज करना पड़ता है, मगर ये ठीक हो जाती हैं चीज़ें। वो तकलीफ़ जो गुजारते हैं उस अरसे के अंदर 3 से 6 महीने तक अगर ना इलाज करें तो वो ये बढ़ भी सकता है और आपकी ज़िंदगी के बाकी चीज़ों को अफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, दौरान इलाज जो अद्वियात दी जाती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स किस तरह के हो सकते हैं? देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात हैं जो दी जाती हैं इसके अंदर। एंटी डिप्रेसेंट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। पहले जो दी जाती थी वो ट्राईसाइक्लिक्स दी जाती थी, उनसे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, मुंह खुश्क होता था, जिनकी आदत भी बहुत ज़्यादा नहीं, उनसे आदी तो नहीं होते। आदी उस तरह से एंटी डिप्रेसेंट्स से किसी से भी नहीं होते हैं। नहीं, आमतौर पर नींद की दवाओं के वो जो होती हैं वो बेंजोडाइज़ेपिन्स होती हैं जिनकी आदत पड़ जाती है और उनको छुड़ाना मुश्किल होता है और उनका नशा ऐसे ही होता है जैसे हेरोइन का नशा। मैं तो इन लोगों को, मरीजों को यही कहती हूँ, सिवियर विड्रॉल सिम्टम्स भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल आते हैं, क्योंकि वक्ती तौर पे तो आप बहुत जल्दी फील करना शुरू कर देते हैं कि नॉर्मल हो गए, अच्छा फील हो रहा है, तो लोगों को फिर जिस्म को आदत पड़ती चली जाती है। वो तो होती हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स, अमूमन उनको अवॉइड किया जाता है और अगर दिनी भी हो तो बहुत थोड़े अरसे के लिए देते हैं जब तक कि दूसरी दवाइयाँ अपना असर ना शुरू कर दें। अब जो बहुत सारी नई दवाइयाँ आ गई हैं डिप्रेशन की, इसमें SSRIs हैं, यानी कि वो ऐसी दवाइयाँ हैं जो हफ्ते में डिप्रेशन के सिम्टम्स पे काबू पाना शुरू कर देती हैं और वो अमूमन अलर्ट करती हैं, मतलब उनको आप सुबह के वक्त खाते हैं और वो नींद आवर नहीं होती, आपको पता भी नहीं लगता, आपकी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से चल रही होती है और आपने दवाई भी खाई हुई होती है। कुछ अलामात शुरू में होती हैं जैसे मतली का होना या सर दर्द का होना, वो चंद दिनों तक होती हैं और फिर वो ठीक हो जाती हैं। तो आप आजकल तो इतनी सेफ़ दवाइयाँ आ गई हैं कि वो आराम से बहुत सारी दूसरी मेडिकेशन और दूसरी बीमारियों के साथ खाई जा सकती हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर डिप्रेशन के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे ट्यून्ड।